हम 3 बहनें थी, एक भाई था। मैं सबसे छोटी थी। मेरा भाई सरकारी जॉब करता था। माँ ने उसकी शादी कर दी थी। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं भी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी कुछ दिन हमारे साथ रही। उसके बाद भाई अपने साथ उन्हें शहर ले गया था। उन्हें सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था। भाभी वहीं रहा करती थी। भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। भाभी अच्छी थी। मेरी बहनों के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार था। माँ के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बन जाती थी। मेरी माँ बहुत भोली भाली थी। माँ का कहना था कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही अच्छी लगती हैं। अगर तुम्हारा पति बाहर कमा रहा है तो तुम्हें भी अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ के कहने पर ही भाई अपनी पत्नी को अपने साथ रखने पर राज़ी हो गया था। माँ और पापा गांव में ही रहा करते थे। भाभी और भाई शहर चले गए थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। माँ ने मेरी पढ़ाई पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन अब मेरा रिश्ता ढूंढा जाने लगा था, क्योंकि गांव में लड़कियों का खास तौर पर 12वीं करने के बाद शादी कर दी जाती थी। मेरी बड़ी बहनों के साथ भी यही हुआ था। 12वीं करते ही उनकी शादी कर दी गई थी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने कभी पढ़ने से मना नहीं किया था। मैं सबकी लाडली थी। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन अचानक शहर से फ़ोन आया कि भाभी प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी समस्या है। उनको बेड रेस्ट बताया गया है। माँ ने कहा कि तुम शहर जाकर पढ़ाई कर लो और अपनी भाभी का भी देख रेख कर लेना। भाभी अपने घर में इकलौती लड़की थी। उनके घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उनकी देखभाल करता। उनकी 2 भाभियाँ बड़ी थी, लेकिन उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। वे अपने बच्चों को छोड़कर भाभी की देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए माँ ने मुझे भाभी के देखभाल के लिए शहर भेज दिया। भाई ने भी गांव से टीसी मंगवाकर शहर में ही मेरा एडमिशन करवा दिया था। अब मैं भाभी की देखभाल भी कर रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। भाभी का सबसे छोटा भाई उनके पास ही थोड़ा दूरी पर ही रहा करता था। उनका भाई भी पढ़ाई कर रहा था। जब भाभी की तबीयत खराब हुई थी तो वह भी उनके घर में ही आकर रह रहा था और मैं भी वहीं पर रह रही थी। दिनेश वैसे बहुत अच्छा लड़का था। हमेशा मुझसे तमीज़ में बात करता था। देखने में भी हैंडसम था। उसमें कोई बुराई नहीं थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, पर उसके घर वालों ने उसकी मंगनी कर दी थी। वह अपने मंगेतर से फ़ोन पर भी बात करता था। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। मेरी भाभी और भाई दोनों अस्पताल गए हुए थे। दिनेश भी भाभी के साथ ही अस्पताल गया हुआ था, लेकिन घर पर ही कुछ रिपोर्ट रह गई थी, जिसे दिनेश वापस लेने आया था। मुझे इतना ध्यान नहीं था। यहाँ फ्लैट में सेंटर लॉक लगा हुआ होता है और सेंटर लॉक की चाबी दिनेश के पास भी था। दिनेश वापस उस रिपोर्ट को लेने आया था। लॉक खोलकर सीधा अंदर को आया। मैं उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी और दिनेश को शायद एक नंबर आ रहा था। वह तुरंत आव देखा न ताव देखा, वह बाथरूम की तरफ भागा था। जैसे ही दिनेश की मुझ पर नज़र पड़ी, वह हक्का बक्का रह गया था और मैं भी शर्माकर बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि मैंने बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं लगाया था। यहाँ फ्लैट में सारे बाथरूम अटैच थे। नहाने धोने का भी उसी में था। दिनेश तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था और मैं तो शर्म के मारे लाल हो गई थी। दिनेश मुझे अच्छा लगता था, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन दिनेश ने मुझे जिस हाल में देखा था वह भी पागल सा हो गया था। उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रखा और वापस लौट गया और कहने लगा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी, मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम बाथरूम में हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। दिनेश ने हाँ में सिर हिला दिया था। मैंने भी तुरंत अपने कपड़े वापस पहन लिए थे और दिनेश को फ्रेश होने के लिए भेज दिया था। जाते जाते दिनेश एक चोर सी निगाह मुझ पर डालकर गया था। उसमें ना तो दिनेश की गलती थी और ना ही मेरी गलती थी। जो समस्याएं आई थी वो बिल्कुल अचानक ही हुआ था। मेरी गलती थी, मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। दिनेश को फ्रेश होना था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हो गया था, लेकिन इसी की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। मुझे नहीं मालूम था दिनेश रिपोर्ट लेकर वापस अस्पताल जा चुका था। इस बात को बीते 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। भाभी को एकदम सीरियस कंडीशन थी, तो अस्पताल वालों ने उन्हें एडमिट कर लिया था। उन्हें ब्लड की प्रॉब्लम हो गई थी। उन्हें ब्लड चढ़ाया जाना था। भाई भाभी के पास ही अस्पताल में रहा करता था। दिनेश भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। उस दिन के बाद से दिनेश की और मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वह शायद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान उसी सिचुएशन पर जाता था। कैसे दिनेश ने मुझको सर से पैर तक यूं ही देख लिया था। कुछ दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और भाभी की तबीयत भी खराब रहा करती थी।
छुट्टी वाले दिन मेरा भाई भाभी की पूरी देखभाल करता था। मेरा इम्तिहान सेंटर हमारे फ्लैट से काफ़ी दूरी पर था और मेरे कई पेपर वहाँ होना था। भाई ने दिनेश को इस काम पर लगाया हुआ था। भाई ने दिनेश को कहा था मुझे इम्तिहान सेंटर ले जाना होगा और वापस भी लाना होगा। दिनेश ने भाई से हामी भर ली थी। उस दिन मेरा पहला पेपर था और दिनेश मुझे इम्तिहान सेंटर लेकर गया था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एक तो इम्तिहान का डर था, ऊपर से दिनेश के साथ पहली बार अकेली गई थी। दिनेश मुझे इम्तिहान सेंटर छोड़कर कहने लगा, जब तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। दिनेश ने अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव कर दिया था। जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने दिनेश को फ़ोन मिलाया। दिनेश का फ़ोन बार बार बिजी जा रहा था। फिर उसके 15 मिनट के बाद दिनेश ने खुद ही कॉल की और कहा कि माफ़ करना, मेरी मंगेतर का फ़ोन था, मैं उसी से बात कर रहा था। मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। दिनेश 5 मिनट में मेरे पास था। हम दोनों वापस आ रहे थे। दिनेश ने उस दिन के बाद से वो बात कभी नहीं छेड़ी थी, लेकिन मैं उस बात को भुला ही नहीं पा रही थी। इसी तरह मेरा आज लास्ट इम्तिहान था। दिनेश मुझे घर वापस लेकर आ रहा था। मैंने डरते डरते दिनेश से पूछा, क्या तुम्हारी मंगेतर की पिक्चर तुम्हारे फ़ोन में है? तो दिनेश मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आखिर तुम्हें मेरे मंगेतर में क्यों दिलचस्पी हो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे देखना था वह कैसी लगती है। दिनेश ने छूटते ही कहा, कुछ खास नहीं। मैंने कहा, क्या दिनेश तुम उसे पसंद करते हो? दिनेश ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए उसे चुन लिया है। वैसे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वह कुछ ज़्यादा ही फ़ोन करती है। बात बात पर मेरी खबर लेती रहती है। दिन में कई बार फ़ोन करती है। कभी कभी तो मैं उसका फ़ोन अटेंड भी नहीं करता। हर पल उसे मेरी जानकारी चाहिए होती है। मैं चुप हो गई और दिनेश ने अपनी मंगेतर की पिक्चर मुझे दिखाई थी। वह देखने में कुछ खास नहीं थी और मेरी भाभी को भी वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी भाभी दिनेश की मंगनी में भी नहीं गई थी, क्योंकि वह उनके गांव की ही लड़की थी और बहुत ज़्यादा मुफ्त टाइप लड़की थी। शायद इसलिए भाभी को पसंद नहीं थी, पर दिनेश के घर वालों ने उसकी मंगनी उस लड़की से कर दी थी। दिनेश के मंगनी को भी 2 साल बीत चुके थे। दिनेश हर बार अपनी शादी का डेट बढ़ा लेता था। अब की उसका कहना था, जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा मैं शादी नहीं करूँगा। और मेरी भाभी का भी यही कहना था और ये शादी इसीलिए रुकी हुई थी। भाभी का डिलीवरी का दिन भी नज़दीक आ रहा था और उनकी सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। इधर मेरे 11वीं के इम्तिहान ख़त्म हुआ था। अब मैं दिनेश को नहीं देखती थी तो मेरा अंदर से मन मचल उठता था कि कब दिनेश मेरे घर आएगा। और मैं भाभी से कई बार पूछती रहती थी, दिनेश आजकल घर नहीं आ रहा। दिनेश का नंबर भी मेरे पास था तो मैं दिनेश से फ़ोन पर भी बात कर लिया करती थी, पर फ़ोन पर हमारी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मुझे उसकी मंगेतर की बातें याद आती थी। वह हमेशा उसको फ़ोन करती रहती और दिनेश को ये पसंद नहीं है। इस वजह से मैं उससे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाती थी। भाभी हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो गई थी। उनका डिलीवरी का दिन नज़दीक आ रहा था। दिनेश भी हमारे घर पर ही आकर रहने लगा था। अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और दिनेश वही काम करता था। घर से खाना बनवा कर वहाँ लेकर जाता था। मुझे भी अपने साथ अस्पताल ले जाता और ले आता, लेकिन दिनेश कभी भी अपने आप से बातें स्टार्ट नहीं करता था। सबसे पहले मैं ही बात करती थी। वह बहुत शर्मीला था। आज मैं और दिनेश अस्पताल जा रहे थे। मैंने दिनेश से पूछा, तुम अपनी मंगेतर से किस तरह की बातें करते हो? दिनेश शर्माने लगा और कहा, क्या मतलब, किस तरह की बातें होती है फ़ोन पर एक लड़का और लड़की की? तुम्हें क्या लगता है दीपा, हम दोनों के बीच कैसी बातें होती होगी? और फिर उसने अपनी एक आंख दबा दी। मुझे बहुत शर्म आई मैं क्या पूछ रही थी उससे, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी मंगेतर बहुत एडवांस है। वह हमेशा रात को फ़ोन करती है और कहती है मुझे किस चाहिए। इस बात के लिए मैंने उसे कितनी बार धमकाया है। जब दिनेश ने ऐसी बात की तो मैं शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी औरतें तो आदमियों को बहुत पसंद आती हैं जो पहल करती है। दिनेश ने फिर से एक लंबी सांस ली और कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर मोहब्बत दिल से हो तो ये सब अच्छा लगता है, नहीं तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उसने बड़ी आसानी से एक गहरी बात की थी जो मेरे दिल के आर पार हो गई थी। अब ये साफ हो गया था कि दिनेश उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ घर वालों के प्रेशर में आकर उस लड़की से मंगनी कर बैठा था। भाभी का कहना था उस लड़की का पहले भी अफेयर रह चुका है और वह दिनेश से 5 साल बड़ी भी है। दिनेश भाभी के ही उम्र का था। वह लड़की भाभी के साथ पढ़ाई कर चुकी थी। उसका अफेयर स्कूल में था जिसके बारे में भाभी को अच्छे से जानकारी थी। वह उस लड़के के प्यार में हद से आगे निकल चुकी थी और एन टाइम पर ही उस लड़के ने अपने घर वालों के पसंद से शादी कर ली थी।
और इससे वह सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और जब धारा के माँ बाप ने दिनेश के लिए रिश्ता भिजवाया था, भाभी के माँ बाप ने उसका रिश्ता स्वीकार कर लिया था और दिनेश की मंगनी धारा से हो गई थी। लेकिन भाभी को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि धारा के बारे में भाभी को सारी जानकारी थी। इस वजह से भाभी नाराज़ थी, लेकिन ये बात शायद दिनेश को नहीं मालूम था। भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। भाभी के मायके वाले पीलिया लेकर आए थे। दिनेश तो अब यहीं पर रहा करता था। भाभी की पूरी फैमिली ही बहुत प्यारी थी। अब भाभी की सेहत भी अच्छी हो गई थी, बच्चा भी तंदुरुस्त था। दिनेश अब परमानेंट यहीं पर रहने लगा था। मुझे दिनेश की मौजूदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। न जाने क्यों मैं अंदर से दिनेश को चाहने लगी थी, पर मैंने कभी दिनेश को बताया नहीं था और ये बात भाभी अंदर से महसूस कर चुकी थी। एक दिन भाभी ने मुझे और दिनेश को शॉपिंग के लिए भेज दिया था। घर में कई सामान ख़त्म थे। दिनेश ने आज पहली बार पूछा था, पहला खाना खाते हैं उसके बाद शॉपिंग शुरू करेंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। दिनेश ने सारा कुछ मेरे पसंद का मंगवाया था। मुझे दिनेश के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज पहली बार वो मुझसे मुस्कुराकर बातें कर रहा था। मैं भी बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। मुझे दिनेश को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। दिनेश कहने लगा, दीपा, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो बहुत खुश रहेगा। मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। दिनेश ने कहा, क्यों, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? मैंने कहा, मैं पहले पढ़ाई करूँगी और भाई की तरह जॉब करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी। शायद जब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। दिनेश को भी मैंने जला डाला था। दिनेश चुप हो गया था। मैंने कहा, दिनेश, अब तो तुम जॉब भी करने लगे हो, अब तो तुम बहुत जल्दी शादी कर लोगे। दिनेश ने कहा कि नहीं, मैं भी शादी नहीं करूँगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। मैं हंस पड़ी थी। मैंने कहा, आखिर तुम्हें मेरी शादी से क्या दिलचस्पी है? दिनेश ने एक आंख दबाई और कहा, जैसे तुम्हें मेरी मंगेतर में दिलचस्पी आ गई थी, इसी तरह अब मुझे भी तुम्हारी शादी में दिलचस्पी है। मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा, अगर दिनेश की तरह कोई लड़का होगा तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी और आज ही शादी कर लूँगी। दिनेश एकदम चुप हो गया था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। मैंने उसे सामने से तो नहीं, लेकिन बातों बातों में उसे प्रपोज कर दिया था और शायद कहीं न कहीं मैं भी उसके दिल में अब जगह बनाने लगी थी। और शायद मेरी भाभी भी हम दोनों के रिश्ते पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वह हमेशा किसी तरह हम दोनों को अकेला भेज देती थी। हम जब वापस जाते तो वह कुछ भी ना पूछती थी, तुम इतनी देर कहाँ थे? एक दिन मैं ड्राइंग रूम में अकेली लेटी थी। दिनेश भी घर में ही था और भाभी अचानक से बाहर से लॉक लगाकर न जाने कहाँ चली गई थी। दिनेश भी मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन दिनेश ने पहली बार कहा, तुम्हारे ब्यूटी बॉल पर जो दाने हैं वो कमाल के हैं। मन तो करता है उसे मुंह में लेकर पीता रहूं। मैं तो बिल्कुल शर्म से लाल हुई थी। मैंने कहा, दिनेश, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश में तो हो? दिनेश ने कहा, होश तो मैं उसी दिन खो चुका था जिस दिन तुम्हें बिना कपड़ों के बाथरूम में देखा था। मैं तो दिनेश की बातों पर हैरान हो गई थी। दिनेश धीरे से मेरे करीब आया और मेरे होठों पर किस कर गया। मैं तो दिनेश को देखती ही रह गई। मुझे भी दिनेश पर टूट कर प्यार आया था। मैं भी तुरंत खड़ी हो गई और उस किस के बदले दिनेश को किस करना चाहती थी। दिनेश तुरंत मेरे कमर में हाथ डालकर मेरे होठों पर झुक गया। हम दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे के होठों को मुंह में लेकर पीते रहे। दिनेश धीरे से मेरे ब्यूटी बॉल पर अपना हाथ ले गया। मैं तो जैसे बेकाबू हुई थी। दिनेश सोफे पर ही मुझे गिरा चुका था। वो मेरे ऊपर झुक गया और मेरे बैली बटन से कपड़ा उठाता मेरे ब्यूटी बॉल तक आया था। मैं ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। मैं भी बड़ी ज़ोर से दिनेश के सीने से चिपक गई थी। दिनेश मेरे ब्यूटी बॉल को पूरा लाल कर चुका था। वो पागलों की तरह मुझे चूमने लगा था। उसने एक झटके में मेरे नीचे के कपड़े भी उतार चुका था। मैं भी उसमें गुम हो गई थी। उसने मेरी एक झटके में चीख निकलवा दी थी और सोफ़ा पूरा ख़राब हो चुका था। दिनेश तो बिल्कुल घबरा गया था। उसने तुरंत मुझे संभाला था और कहने लगा, दीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद प्यार में ही बहक गया था और ये सब हो गया। मैंने कहा, दिनेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद प्यार में ही ये सब हुआ है। हम दोनों फिर दोबारा से एक दूसरे में मगन हो गए थे। अब इसी तरह हम दोनों जब भी अकेले होते इसी तरह मस्ती करते थे। लेकिन मैं दिनेश की मोहब्बत में सही गलत भी भूल गई थी कि हमने अभी शादी नहीं की थी, सब कुछ कर बैठे थे। शायद मेरी भाभी भी यही चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं जताया था। 2-3 महीने के बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और शायद मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना था और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब प्रेगनेंसी को ख़राब नहीं किया जा सकता।
जब भाभी को ये बात पता चली तो वो मन ही मन मुस्कुरा उठी थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी दिनेश और धारा का रिश्ता ख़त्म हो जाए। आखिर उन्होंने भाई के कान तक भी ये बात पहुंचा दिया था। भाई ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन भाभी ने सब कुछ संभाल लिया था और मेरी और दिनेश की कोर्ट मैरिज करा दी थी। उसके बाद मेरे और दिनेश के घर वालों को बताया गया था। मेरी माँ तो मुझसे बहुत नाराज़ थी, मेरे पापा भी बहुत नाराज़ थे। उनका कहना था कि अगर दिनेश को मैं इतनी ही पसंद थी तो उन्होंने ये रिश्ता पहले क्यों नहीं भेजा, और दिनेश को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि दिनेश से ज़्यादा तो मेरी गलती थी। कहीं ना कहीं मेरी भाभी भी इस सब में शामिल थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। धारा के घर वालों ने दिनेश पर केस कर दिया था, क्योंकि धारा तो जैसे पागल सी हो गई थी। वे दिनेश को किसी भी हाल में पाना चाहती थी। उसने दिनेश के ऊपर बहुत सारे केस थोपे थे। उसने दिनेश के ऊपर रेप केस भी किया था, जो कि जांच पड़ताल के बाद ये केस झूठा साबित हुआ था। धारा ने भाभी के और भाई के ऊपर भी केस कर दिया था। धारा यहाँ हमारे घर पर आकर बैठ गई थी। उसका कहना था कि उसके साथ हम सभी ने चीट किया है। उसको शादी का झांसा देकर उन लोगों से दहेज की मांग की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके वकीलों ने केस को बहुत ज़्यादा घुमाया था। अब हम लोग केस मुकदमे के चक्कर काट काट के परेशान हो गए थे। धारा का एक ही कहना था कि वह भी दिनेश के साथ रहेगी, लेकिन दिनेश इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हिंदू लॉ के हिसाब से उसकी शादी दिनेश से नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मैं इस केस मुकदमे के चक्कर में बहुत परेशान हो गई थी। मेरे भाई और भाभी मेरा पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन धारा हर तारीख पर एक अलग ही मुकदमा दर्ज करवाती थी। अब हमें केस लड़ते लड़ते काफ़ी दिन बीत चुके थे। मेरा बेटा भी 5 साल का हो गया था। मेरे घर वालों ने हम दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से भी दोबारा करवा दी थी, जबकि हम दोनों की कोर्ट मैरिज भी हो चुकी थी। मैं दिनेश की पहली और आखिरी पत्नी बन चुकी थी। दिनेश मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था, लेकिन भगवान को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी के 6 साल के बाद दिनेश को कैंसर हो गया था। हमें जब तक पता चला था वह लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। मेरी दुनिया तबाह हो गई थी। कुछ दिनों के ही बीमारी में दिनेश मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन उसकी यादें पीछे रह गई थी। अब धारा का केस भी ख़त्म हो चुका था। इन 6 सालों में मैं बहुत परेशान थी। केस, मुकदमा, फिर पति की बीमारी मुझे पूरा हिलाकर रख गया था, और फिर दिनेश का साथ छोड़ जाना, इस चीज़ ने तो मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी मेरे साथ होगा, लेकिन शायद भगवान सबकी किस्मत लिखते हैं, और भगवान ने ही मेरी किस्मत लिखी थी। मेरी भाभी भी मेरी वजह से सदमे में जा चुकी थी। भाई भी बहुत परेशान था, जवानी में ही विधवा हो गई थी, और मेरा बेटा 6 साल का था। मैंने अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जॉब ढूंढ लिया था। मेरा बेटा मेरी भाभी के पास मेरे भतीजे के साथ खेलता रहता था। कुछ दिनों के बाद दिनेश का गम थोड़ा हल्का हुआ था। मेरी बड़ी बहन, जो कि विदेश में रहा करती थी, मेरे भाई के घर कुछ दिन रहने के लिए आई थी। कई सालों के बाद विदेश से आई थी। उसके बच्चे बड़े बड़े थे। मेरे गम में वह भी शामिल हुई थी। उसने माँ से कहा था कि वो मुझे लेकर विदेश जाएगी और वहाँ पर वो मेरे लिए शायद अच्छा भविष्य होगा। भाई भाभी ने तो मना कर दिया था, लेकिन माँ बाप ने हाँ कर दी थी और कहा था कि तुम ले जा सकती हो। शायद वहाँ पर उस बच्चे का भविष्य और अच्छा हो जाए, और मैं भी इस गम से बाहर निकलना चाहती थी। मैं भी अपनी बहन के साथ विदेश जाना चाहती थी। उसका पति अच्छा जॉब कर रहा था, मॉल में मैनेजर था, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, और उनको फ्लैट भी मिला हुआ था। रहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी पढ़ी लिखी थी। मेरे बहनोई ने कहा था कि वो मेरी अच्छी जॉब लगवा देंगे और मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में डलवा देंगे। मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था। मेरे बेटे का भी पासपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, और विदेश से हम दोनों का वीज़ा भी आ गया था। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी बहन के साथ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पर मेरे बहनोई ने मेरा जॉब भी लगवा दिया था। मेरा बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। दीदी के ससुराल वाले दीदी के साथ ही रहा करते थे। दीदी का एक देवर था जो कि डिवोर्सी था, वह भी उनके साथ ही रहा करता था। वह भी मेरे बहनोई के साथ जॉब करता था। मैं भी उसी मॉल में जॉब करने लगी थी। दीपक मुझसे सीनियर था, और दीपक मुझसे बहुत तमीज़ से बात करता था। कुछ दिन पहले ही दीपक का डिवोर्स हुआ था। दीपक का कोई बच्चा नहीं था। उसने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी के अफेयर की वजह से दीपक ने उसे डिवोर्स दे दिया था, और उनके डिवोर्स को 2 साल हो चुके थे। मैं भी अब जॉब कर रही थी। अच्छी सैलरी थी, और मेरा बेटा लवी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मेरे बहनोई ने मुझे अलग फ्लैट लेकर दिया था। उस फ्लैट में मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहती थी, और दीपक मेरे बहनोई के साथ रहता था।
और संडे के दिन मैं अपने बेटे के साथ दीदी के घर चली जाती थी। दीपक भी पूरा दिन घर पर ही रहा करता था। जब भी मैं वहाँ जाती तो वो मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर खेलता था। मेरा बेटा भी दीपक को पसंद करने लगा था। वह हमेशा जब भी खाली रहता तो दीपक से फ़ोन पर बातें करता रहता। दीपक हमेशा मेरे बेटे से मेरे बारे में सारी जानकारी लेता रहता। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि दीपक मेरे बेटे से बातें करता और मेरे बारे में वह सारी जानकारी रखता था। मेरी पसंद नापसंद सभी चीज़ें दीपक को पता थी। मैं जब भी अपनी दीदी के घर जाती तो दीपक मेरी पसंद का ही खाना बनाता था। मेरी दीदी और मेरे बहनोई वे दोनों चाहते थे कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, लेकिन मैंने कभी उस नज़र से दीपक को नहीं देखा था। जब भी हम छुट्टी के दिन दीदी के घर होते तो जीजा और दीदी दोनों बहाना बनाकर अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं निकल जाते, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दीपक मन ही मन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन दीदी और मेरे जीजा मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गए थे। मैं और दीपक घर में बिल्कुल अकेले थे। पर दीपक ने उस दिन पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी। वह दिन मुझे झट से याद आ गया था जब पहली बार दिनेश ने मुझे प्रपोज किया था। सेम उसी तरह आज का दिन था। मैं कुछ बोल ना सकी। मैं दीपक को देखती रह गई थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो? मैं तुम दोनों का अपने से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तुम्हारा बेटा लवी भी मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया है, तो तुम्हें इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ देर के लिए समझ ही ना पाई थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए। कुछ देर के लिए समझ ही ना पाई थी। फिर मैंने दीपक से कहा, दीपक देखो, अभी मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए और मैं अपने पति को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं सोच कर बताऊँगी। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी दीदी और जीजा अपने घर आ गए थे तो मैं भी अपने फ्लैट पर आ गई। मैं रात भर दीपक के बारे में सोचती रही। मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। उसने कहा कि दीपक अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वो मेरे पापा बनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उनके साथ बहुत सारा गेम खेलूँगा। जब तुम मुझे लेकर मौसी के घर से आती हो तो मेरा गेम अधूरा रह जाता है। अगर वो मेरे पापा बनेंगे तो मैं उनके साथ बहुत सारा गेम खेलूँगा। मैंने अपने बेटे लवी की बातों को बड़ी ध्यान से सोचा। लवी अपने पापा को मिस कर रहा था। उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और माँ से सारी बात शेयर की। माँ और पापा तो तैयार हो गए थे। कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर तुम कब तक अकेली ज़िंदगी बिताओगी? माँ ने भाभी को भी कॉल मिलाकर बात की। भाभी और भाई भी तैयार थे। उन्होंने कहा, अगर दीपा चाहती है तो वह दीपक से शादी कर सकती है। हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरे घर में दीदी और जीजा तो पहले से ही तैयार थे, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे शादी करना चाहिए या नहीं। मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ 6 साल बिताए थे और वे भी बहुत मुश्किलों में बिताए थे। पहले केस मुकदमा में पड़ी रही, फिर उसके बाद मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अच्छे बुरे का तो मुझे थोड़ा भी समझ नहीं था। अब जो मेरे आगे ज़िंदगी खड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने दीपक को तो इंतज़ार के सूली पर लटका दिया था, लेकिन मैंने अपने बारे में बड़ी गहराई से सोचा था, क्या मेरे लिए दीपक अच्छा रहेगा या नहीं। अगर मैं किसी से भी शादी करती हूँ तो मुझे तलाकशुदा ही मिलेगा। शायद उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन दीपक तो सिंगल था, उसके कोई बच्चे नहीं थे। हाँ, वह तलाकशुदा था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मैंने भी इस बात को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया। सोचते सोचते 2 साल लगा दी। इन 2 सालों में मैंने देखा दीपक मेरे बहुत करीब आ चुका था। अब वो मेरे फ्लैट तक भी आ जाता था और मेरे बेटे के साथ घंटों खेलता रहता और मुझे भी अपने करीब करने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने मॉल से छुट्टी ले ली थी। दीपक को पता चला तो तुरंत शाम को मेरे घर आया था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बहुत तेज़ बुखार बताया और पानी की पट्टी करने को कहा था। दीपक मेरे पास बैठकर मेरे सर पर पानी की पट्टी कर रहा था। दीदी भी मेरे घर पर पहुंच चुकी थी। जब दीदी ने देखा कि उसका देवर मेरी इतनी सेवा कर रहा है तो वो मेरे बेटे के साथ अपने घर चली गई। मुझे और दीपक के साथ अकेला छोड़ दिया। उस दिन मुझे इतनी तेज़ बुखार था, दीपक ने मुझे 2-3 रजाई उड़ा दी, तब भी मेरा बुखार नहीं जा रहा था। मैं बहुत ज़ोरों से काँप रही थी। दीपक तुरंत मेरे रजाई के अंदर आकर मुझसे लिपट गया। बड़ी ज़ोर से मुझे दबाकर लेटा हुआ था। थोड़ी देर में मेरी जान में जान आई थी। थोड़ी ठंड कम हुई थी। मैंने दीपक को इतने करीब देखा तो मैंने भी दीपक के सीने में अपना मुँह छुपा गई। दीपक बार बार मुझसे पूछ रहा था, तुम ठीक हो?
मैं भी उसके सीने में मुंह छुपाकर लेटी रही। दीपक ने अपना होंठ मेरे होंठों पर चिपका दिया। धीरे धीरे मेरे होंठों को चूमने लगा। मैंने अपने होंठों को उसे चूमने दिया। वह चुप से रजाई के अंदर मेरे पूरे शरीर को चूम रहा था। मैं भी अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मेरा बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा था। थोड़ी देर में दीपक ने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे और मेरे ब्यूटी बॉल से चिपका तो चिपका ही रह गया। मैं भी बड़े ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। अब वो मेरे जिस्म के पूरे कपड़े निकाल चुका था। मैंने उसे बिल्कुल भी न रोका और मेरे जिस्म को सुकून पहुंचा रहा था। थोड़े ही देर में रजाई के अंदर पूरा पसीना चलने लगा था। दीपक ने पूछा, क्या मैं रजाई हटा सकता हूँ? मैं तो कितने दिन से इस चीज़ के लिए तरसती थी। मैंने कुछ न कहा। दीपक ने मेरे ऊपर से रजाई हटा दिया। वो मेरे शरीर से चिपका मुझे बहुत सुकून दे रहा था और शायद दीपक भी बहुत आनंद ले रहा था। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे के जिस्म को सुकून पहुंचाते रहे। उस दिन मैं दीपक की पूरी हो चुकी थी। मैंने दीपक को अपना लिया था। फिर एक दिन मैंने दीपक से शादी कर ली। दीपक तो मुझे दिनेश से भी ज़्यादा चाहने लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जीवन में इतने चाहने वाले लोग आ रहे हैं। दिनेश मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पर शायद ये भगवान को पसंद नहीं था। इसलिए दिनेश को हमेशा के लिए भगवान ने ऊपर बुला लिया। अब भगवान ने मेरी झोली में दीपक को डाला था। वह भी मुझे दिनेश से बढ़कर मोहब्बत कर रहा था। शायद भगवान से ही कोई गलती हो गई थी, इसलिए दिनेश के रूप में भगवान ने मुझे वापस दीपक जैसा आदमी मेरे जीवन में भेज दिया। मैंने ये सोचकर दीपक को स्वीकार कर लिया था। अब हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दीपक से शादी को 8 महीने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। दीपक कहता था, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है, मेरे पास दोनों हैं, बेटा और बेटी। दीपक ने कभी भी लवी को ये महसूस ना होने दिया वह उसका अपना पिता नहीं है। वह उसको उसके अपने पिता से बढ़कर लवी से मोहब्बत करने लगा था और मेरे सभी घर वाले मुझे बहुत चाहने लगे थे। मैं दीपक के साथ यहीं विदेश में ही शिफ्ट हो गई थी और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने दीपक से शादी करके गलत किया या सही? क्योंकि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। भगवान हर एक किसी के ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ दे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।